जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, साइंस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। साइंस के हम लोग 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है, अच्छे से फॉलो करिए। साइंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये 500 क्वेश्चन है, 500 मैं आपको और कराऊंगा। बस साइंस आपका कहीं से कुछ भी पूछ ले, जितने क्वेश्चन करा दिए जाएंगे उतना इनफ है। तो इसलिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को जो लगातार फॉलो करता है, उसको बार बार जो मोटी बुक्स हैं, बार बार बुक्स को रिवीजन करो। क्या प्रीलिम्स के लिए उसको अंडरलाइन करो, छांटो, बिनो। ये सब में बहुत समय बर्बाद होता है, चाहे स्पेक्ट्रम हो, चाहे लक्ष्मीकांत हो, चाहे इन्वायरमेंट की शंकर आई हो। तो एक ही जगह आप तैयारी करना चाहते हैं, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज आपको कंप्लीट मॉड्यूल वाइज डेली टारगेट, कंसिस्टेंसी बनी रहे आपकी। डेली आपको टारगेट देता है, वीडियो देता है, नोट्स देता है, करंट अफेयर्स देता है। कहीं से आपको कुछ नहीं लेना, एक ही जगह से जुड़ के आप अपनी अच्छी तैयारी कर सकते हैं। नहीं तो भटक तो दुनिया रही है, इधर उधर भटकते रहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 101 शुरू करते हैं। मानव शरीर का सामान्य ताप होता है, नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडीज 37 डिग्री सेल्सियस, 98.6 डिग्री केल्विन, या 100 केल्विन, या 310 केल्विन। ठीक है, क्या होता है? तो देखिए, मानव शरीर का अगर आपको पता हो, जो सामान्य तापमान है वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस, नंबर 1। ठीक, अगर फ़ारेनहाइट में पूछेगा तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है। फ़ारेनहाइट कर लो यहाँ। और वही केल्विन में अगर आपको करना है तो देखो, आपको पता होगा सेल्सियस को अगर केल्विन में करना है तो उसमें 273 ऐड कर दो, है ना, तो वो बन जाता है। अब 37 में 273 ऐड करोगे अगर, तो बन गया 310 केल्विन। कितना बन गया? 310 केल्विन, यानी हो गया ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, इस तरह की अप्रोच से काम होगा तब क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। चलिए 102 देखते हैं। पिक्रिक एसिड इज अ, पिक्रिक अम्ल क्या है? ट्राइनाइट्रोटोल्विन, डायनामाइट, ट्राइनाइट्रोफिनॉल, या ट्राइनाइट्रोग्लिसरॉल। ठीक है, क्या होता है पिक्रिक एसिड? पिक्रिक एसिड होता है ट्राइनाइट्रोफिनॉल। क्या होता है? ट्राइनाइट्रोफिनॉल। ठीक है, 103 देखते हैं। साल्विया हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ, लार डैश के पाचन में सहायक होता है किसके? प्रोटीन, स्टार्च, फाइबर, या फैट। लार किसके पाचन में सहायक होता है? तो लार सहायक होता है दोस्तों स्टार्च के, जो पाचन होता है उसके लिए। किसके लिए? जो हमारी स्लाइवा होती है वो स्टार्च के डाइजेशन में बहुत हेल्प करती है। 104 है, मॉर्फिन है एक, मॉर्फिन इज अ, सुना होगा आप लोगों ने, मॉर्फिन क्या होती है? टारपीन, फ्लेवेनॉइड्स, स्टेरॉइड, या एल्केलॉइड्स। क्या है मॉर्फिन? तो मॉर्फिन एक एल्केलॉइड्स होता है दोस्तों, इससे ड्रग्स भी बनाए जाते हैं, हेलोजेंस क्रिएट करता है ना। मॉर्फिन ड्रग भी होता है, तो एल्केलॉइड्स है ये। क्या है? एल्केलॉइड्स। ड्राई आइस क्या है दोस्तों? बहुत ही फेमस है, बचपन में पढ़ा होगा। शुष्क बर्फ क्या होती है? सॉलिड CO2, सॉलिड HNH3, सॉलिड SO2, या NaCl। क्या होती है ड्राई आइस? तो सॉलिड CO2 को बोलते हैं ड्राई आइस। क्या बोलते हैं? ड्राई आइस, सॉलिड CO2, या ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है। जैसे ये डायग्राम देख रहे होंगे ना, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड है। इसको अगर सॉलिड रूप में कर दें, ठोस में कन्वर्ट कर दें, तो इस तरह की ड्राई आइस बन जाती है। ठीक है, चलिए। ट्राइटियम एक समस्थानिक है। ट्रीटियम इज ए आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, या क्लोरीन। तो इससे पहले के लेक्चर में भी हम लोग पढ़ चुके हैं, मैंने आपको हाइड्रोजन के आइसोटोप बताए थे, प्रोटियम, ड्यूट्रियम, और ट्रीटियम, है ना। 1H1, 1H2, 1H3, तो हाइड्रोजन के आइसोटोप होते हैं। ठीक है, चलिए, आई होप क्लियर हो रहा होगा आपको। 107 देखते हैं। सामान्यतः एक स्वस्थ मानव का हृदय प्रति मिनट कितनी बार धड़कता है? इसको तो मैं आंसर नहीं दूंगा, ये तो जो बच्चा पैदा भी इस धरती में नहीं हुआ होगा उसको भी पता होगा। ब्रायोफाइट्स एवं टेरिडोफाइट्स में दोनों का एक उभयनिष्ठ गुण है। वन ऑफ द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्रायोफाइट्स एंड पेट्रीडोफाइट्स क्या होता है दोस्तों? ऑप्शन आपके पास है। वस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होता है, थैलियोइड प्लांट बॉडी, एम्ब्रायो फॉर्मेशन, या हैप्लॉइड प्लांट बॉडी। मतलब संवहन तंतु की उपस्थिति, थैलॉइड पादप का है, भ्रूण निर्माण, या हैप्लॉइड पादप का है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? इसका सही आंसर होगा आपका एम्ब्रायो फॉर्मेशन या भ्रूण निर्माण। ठीक है, चलिए 109 नंबर पे आते हैं। किस जानवर से पश्मीना ऊन प्राप्त होता है? पश्मीना वुल इज ऑब्टेन फ्रॉम विच एनिमल? चांगथांगी बकरी से, बाबरी बकरी से, बीटल बकरी से, या सानेन बकरी से। फ्रॉम चांगथांगी गोट, बाबरी गोट, बीटल गोट, या सेन गोट। क्या इसका सही आंसर होना चाहिए? आपको क्या लगता है? थोड़ा तुक्का भी अगर आप लगाना चाहो लगा सकते हो।
तो जो पश्मीना हमें प्राप्त होता है वो होता है चांगथंगी बकरी से, है ना। पश्मीना शॉल्स ये सब ठंडी जगहों पे पाई जाती हैं, लद्दाख वगैरह मिलेगी, कश्मीर वगैरह मिलेगी, तो वहाँ से मिलती है चांगथंगी गोट से। चलिए 110 नंबर सवाल देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? नेम द गैस प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या हीलियम। तो बताइए, इससे भी आसान कोई प्रश्न होगा क्या? तो बिल्कुल, कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है? ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है फोटोसिंथेसिस के दौरान, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। ज्वार भाटा के लिए क्या जिम्मेदार है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर टाइड एब? ग्रेविटी ऑफ द मून, सन्स ग्रेविटी मतलब चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण, सूर्य का गुरुत्वाकर्षण। बताइए ऑप्शन या दोनों क्या सही होगा? तो देखिए आसान, आपको पता होगा अर्थ, फिर आपका सन और मून, है ना, इन दोनों ही की जो ग्रेविटी वो इम्पैक्ट डालती है, पर सन की ग्रेविटी ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है क्योंकि भैया सूरज बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो ग्रेविटी ज़्यादा डालती है। मून छोटा है तो इसलिए मून का ग्रेविटी का इम्पैक्ट तो पड़ता है पर कम पड़ता है। मून की इम्पैक्ट पड़ता है रेडियस का, क्योंकि मून जो है अर्थ से 5 डिस्टेंस पे, और आपको पता होगा जी m1 m2 और जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, ये साइंस में पढ़ा होगा आपने ना। तो जितनी कम दूरी होगी उतना ज़्यादा पुश पड़ेगा, है ना, और जितना मास ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा पुश पड़ता है ना। दो चीज़ों पे इम्पैक्ट करता है, मास पे और रेडियस पे। तो सूरज का मास ज़्यादा है उसलिए ग्रेविटी ज़्यादा है, और अर्थ की रेडियस की वजह से। हालांकि अर्थ की भी जो ग्रेविटी है, मून है की ग्रेविटी है, वो भी इम्पैक्ट डालती है, यानी दोनों ऑप्शन इसके ठीक हो जाएंगे। 112 देख लेते हैं। लाइकेन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। विथ रेफरेंस टू लाइकेन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये मृदा निर्माण की प्रक्रिया में सहायक होते हैं। इनका इस्तेमाल खाद्य पदार्थ के रूप में भी किया जाता है। दे आर हेल्पफुल इन द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन और दे आर ऑल्सो यूज्ड एज फूड, ठीक है। तो कौन सा सही है? इसका दोनों ही ऑप्शन सही हो जाएगा। और लाइकेन को आपको पता है इंडिकेटर माना जाता है एयर पोल्यूशन का, है ना। कहीं पे अगर ये ठंडी जगहों में होते हैं, पहली चीज़, अगर वहाँ हल्की सी भी वायु प्रदूषित होती है तो ये खराब होने लगते हैं, ठीक है। मायोलॉजी क्या है भाई? व्हाट इज मायोलॉजी? कंकाल तंत्र का अध्ययन, तंत्रिका तंत्र का अध्ययन, कोशिकाओं का अध्ययन या मांसपेशियों का अध्ययन, ठीक है। स्टडी ऑफ स्केलेटन, स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम, स्टडी ऑफ सेल्स या स्टडी ऑफ मसल्स। मायोलॉजी किसको बोला जाता है? तो स्टडी ऑफ मसल्स यानी मांसपेशियों के अध्ययन को हम बोलते हैं मायोलॉजी। क्या बोलते हैं? मायोलॉजी। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है। और साथ ही में ये भी याद कर लीजिएगा, स्टडी ऑफ जो स्केलेटल सिस्टम है, कंकाल तंत्र का अध्ययन, उसको ऑस्टियोलॉजी बोला जाता है। क्या बोलते हैं? ऑस्टियोलॉजी, ठीक है। नर्वस सिस्टम की स्टडी को भैया न्यूरोसाइंस बोल देते हैं ना, न्यूरोसाइंस। और स्टडी ऑफ सेल जो करता है उसको साइटोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। और जो मसल की स्टडी करता है उसे मायोलॉजी, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, ये भी पूछ लिया अगर तो आप बता सकते हो। चलिए, आनुवंशिक इकाई जीन पाए जाते हैं। जेनेटिक यूनिट जीन इज फाउंड इन सेंट्रल मेम्ब्रेन में, क्रोमोजोम में, लाइजोजोम में या गोल्गी बॉडी में। तो ये भी बेहद आसान है। बचपन में अगर थोड़ी सी भी बायो की मैम की बातें ध्यान से सुनी हुई होंगी, अगर आप लोग शिशु मंदिर से होंगे तो वहाँ तो भैया जो टीचर होते हैं मेल टीचर ही मिले होंगे तो इतना ध्यान नहीं दिया होगा, तो बायो की मैम पर बहुत ध्यान देता है आदमी भैया। तो क्रोमोजोम में होते हैं जेनेटिक जीन, किसमें? गुणसूत्रों में। चलिए 115 देखते हैं। पौधे में जाइलम का क्या कार्य है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जाइलम इन प्लांट्स? विभिन्न भागों तक पानी पहुंचाना, विभिन्न भागों तक भोजन पहुंचाना, विभिन्न भागों तक अमीनो अम्ल पहुंचाना और विभिन्न भागों तक ऑक्सीजन पहुंचाना, यानी ट्रांसपोर्टिंग वाटर टू वेरियस पार्ट्स, डिलीवरी ऑफ फूड टू डिफरेंट पार्ट्स, ट्रांसमिशन ऑफ अमीनो एसिड टू डिफरेंट पार्ट्स, ट्रांसमिशन ऑफ ऑक्सीजन टू वेरियस पार्ट्स। इसका क्या सही आंसर होना चाहिए? तो ट्रांसपोर्टिंग वाटर टू वेरियस पार्ट्स। जाइलम जो होता है ये क्या करता है? पौधे के विभिन्न भागों तक पानी पहुंचाने का काम करता है। क्या करता है? पानी पहुंचाने का काम करता है। और वहीं अगर बात कर ले भोजन पहुंचाना, तो ये काम कौन करता है? ये करता है भाई आपका फ्लोएम टिश्यू, है ना। जो फ्लोएम होता है वो इसका काम करता है। विभिन्न भागों तक अमीनो अम्ल, ये भी फ्लोएम ही पहुंचाता है। और वहीं जो ऑक्सीजन वगैरह ये प्लांट खुद ही एब्जॉर्ब कर लेते हैं अपनी पत्तियों से, रूट से, है ना, तो उसके लिए ज़रूरत पड़ती नहीं है ना। वो उसमें खुद ही स्टोमेटा होता है, उसके थ्रू हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लांट हार्मोन? इंसुलिन, थायरॉक्सिन, गिब्रेलिन या एस्ट्रोजन, ठीक है। कौन सा इसमें से पादप हार्मोन है? तो गैब्रेलिन जो है ये एक पादप हार्मोन होता है। कौन? गैब्रेलिन जो है एक प्लांट हार्मोन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है ऑस्टियोमलेशिया डिसीजेस। ऑस्टियोमलेशिया रोग किसकी वजह से होता है? विटामिन ए की कमी से, सी की कमी से, के की कमी से या डी की कमी से? तो किसके कारण होता है ये? विटामिन डी की कमी से होता है ऑस्टियोमलेशिया रोग, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, ठीक है। ऑस्टियोमलेशिया किसके कारण होता है? विटामिन ए की कमी से। और ए से पता ही आपको नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है, सी से स्कर्वी वगैरह हो जाता है, के से जो होती है हमारी बोन की वीकनेस वगैरह हो जाती है ना, तो इसलिए हो जाती है। चलिए अगला है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है? द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन इज 25 मीटर, 50 मीटर, 25 सेंटीमीटर या 50 सेंटीमीटर। तो क्लियर विजन क्या होता है?
25 सेंटीमीटर होता है मिनिमम। कितना होता है? 25 सेंटीमीटर तक हमें बिल्कुल सही दिखाई देता है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस मुख्य रूप से अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार है? विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन? SO2, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड? तो ये भी बताइए, बेहद आसान प्रश्न है कि नहीं। सल्फर डाइऑक्साइड है और आपका NO2 जो होता है, ये सब किसके लिए होती हैं? एसिड रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। ठीक है। ब्रोमेलॉइड क्या होता है? व्हाट इज ब्रोमेलॉइड्स? एक बर्ड है, प्लांट है, एस्टेरॉइड है या वायरस है? क्या है भैया ब्रोमेलॉइड? तो ये आप देख सकते हो, ये है ब्रोमेलॉइड। तो ये कि पौधा होता है, ये क्या होता है? एक पौधा होता है। ठीक है। तो ब्रोमेलॉइड इज अ प्लांट। निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए भारी जल का प्रयोग किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ हैवी वाटर? नाभिकीय रिएक्टर के मंदक के रूप में, ट्रेसर के रूप में या नाभिकीय रिएक्टर में शीतलक के रूप में? इंग्लिश में देखें, एज अ मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर, एज अ ट्रेसर या एज अ कूलेंट इन न्यूक्लियर रिएक्टर? तो क्या होगा इसका सही आंसर? तो देखिए तीनों ही सही है। जो हैवी जल होता है उसको शीतलक, ठंडक, इन सब के रूप में यूज़ करते हैं, मतलब मॉडरेटर, ट्रेसर, कूलेंट, क्योंकि आपको पता है कितनी ज़्यादा एनर्जी निकलती है उससे, तो इसलिए हैवी वाटर का यूज़ करते हैं उसको कूल करने के लिए। 122, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर का संतुलन तथा पेशीय गति को नियंत्रित करता है? विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल बॉडी बैलेंस एंड मसल मूवमेंट? सेरिबरम, सेरिबेलम, स्पाइनल कॉर्ड या मेडुला ऑब्लंगेटा? तो देखिए, जब आप दारू पी लेते हैं या बियर पी लेते हैं या कोई भी नशा कर लेते हैं, आपका सर जो होता है कंट्रोल में नहीं रहता। आपकी बात क्या बोल रहे हैं? क्यों? क्योंकि वो सेरिबेलम में चढ़ती है, आपके सेरिबेलम में चढ़ती है और सेरिबेलम ही हमें बोलने का, सोचने का सब देता है, तो वो पावर हमारी कम हो जाती है ना। तो ये कारण होता है हमें नशा चढ़ने का। 123 देखते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन्स का निर्माण करने वाली कोशिका कौन सी है? विच इज़ द सेल दैट प्रोड्यूस इम्यूनोग्लोबुलिन्स? लिम्फ सेल, प्लाज्मा सेल, डस्ट सेल या हिस्टोकाइट्स? कौन इसको करता है भाई प्रोड्यूस? तो इसको प्रोड्यूस करने वाला सेल है आपका प्लाज्मा सेल। ठीक है। इम्यूनोग्लोबुलिन्स को कौन प्रोड्यूस करता है? प्लाज्मा कोशिकाएं करती हैं। निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी? विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी या नेचुरल गैस? क्या इसका सही आंसर होना चाहिए? कौन ऊर्जा के परंपरागत स्रोत है बताइए। तो देखिए, नेचुरल गैस तो एक ये परंपरागत है ना, यानी कन्वेंशनल सोर्स है जो हमें मिलता रहेगा, है ना। और मतलब, और सोलर एनर्जी है, जियोथर्मल, विंड पावर, ये सब नॉन कन्वेंशनल हो जाएंगी। सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? द हॉटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम इज? तो बताइए, देखिए अर्थ है ये, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ऐसे है। तो सबसे गर्म आपको लग रहा होगा मरकरी होगा। आपको सबसे गर्म कौन लगेगा? मरकरी, जो सबसे पास है, पर नहीं, मरकरी के बाद जो है वीनस, वो सबसे हॉटेस्ट है ना। ऑल्दो पास में कौन है? मरकरी, पर सेकंड जो है वीनस है, इसलिए वीनस सबसे ज़्यादा गर्म है। उसमें गैसेज इतनी है ना, तो इसलिए वो सनलाइट को ट्रैप करती हैं, इसलिए वो ज़्यादा गर्म हो जाता है। ठीक है। आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा, इसमें ऐसी कोई समस्या नहीं होगी। तो आंसर हो जाएगा 125 का बी। और यहीं पे इस लेक्चर की करते हैं समाप्ति। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ये साइंस के बेसिक सवाल है, अभी साइंस के और इससे ज़्यादा एडवांस सवाल करेंगे, पर इतनी गारंटी है जितने आपको कराए जाएंगे उसी में से आपको कई सवाल देखने को मिलेंगे। तो आपकी प्रैक्टिस लगातार जारी रहनी चाहिए, इसको मिस मत करिएगा। इस चैनल पे बहुत सारे इनिशिएटिव चल रहे हैं, एक बार प्लेलिस्ट को आप चेक कर सकते हैं।